हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे टॉप ईएलएसएस या टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड 2021 के लिए कौन सा है वो आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक अगर आप देखोगे तो ही आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हमें टॉप म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करना चाहिए और हमें प्रोडक्ट को समझना चाहिए ताकि हम बाद में ये क्लिप ना करें कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या कोई एक फंड अच्छा नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों हमने टॉप 10 ईएलएसएस फंड्स आइडेंटिफाई किए पहले, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और सिंस इंसेप्शन। जिनकी बिल्कुल भी डेटा अवेलेबल नहीं है उन फंड्स को हमने अवॉइड किया है दोस्तों। और दूसरी चीज ये है कि हमने एयूएम साइज जिनकी बहुत छोटी लगी हमें, वो हमने अवॉइड किया है। तो इस तरीके से हमने 10 फंड्स आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी कंसिस्टेंसी ओवर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स देखेंगे और उसके बाद उसमें से टॉप 4 फंड्स को सिलेक्ट करके उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम ये टॉप 10 फंड्स में से टॉप 7 फंड्स के रिटर्न अगर देखें 3 इयर्स में जो सबसे अच्छे रहे हैं वो ये रहे हैं दोस्तों। और अगर 5 इयर्स की बात करें तो ये 7 फंड्स है दोस्तों जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और अगर 10 इयर्स की बात करें दोस्तों तो ये सारे फंड्स हैं जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं दोस्तों। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दोस्तों मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का है। दूसरा है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का। तीसरा है इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान का। और चौथा है कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों हम 5 फंड्स आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। हमने बाकी सेगमेंट्स के भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए हैं दोस्तों, वहां पे हमने 5 फंड्स नॉर्मली लेते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ईएलएसएस में हमें 1.5 लाख तक की ही इन्वेस्टमेंट करनी होती है हर साल, इसलिए मैंने सिर्फ 4 फंड्स लिए हैं और उस हिसाब से कंसिस्टेंसी के हिसाब से सिर्फ एक फंड आइडेंटिफाई किया जो टॉप है। तो इस हिसाब से हम ये 4 फंड्स का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। हम देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट रहे। हालांकि मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का 10 इयर्स की डेटा अवेलेबल नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन क्योंकि ये 3 इयर्स और 5 इयर्स में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए हैं इसलिए हमने इसको भी चुना है अपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो फर्दर ले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इन्वेस्ट करो तो डायरेक्ट और ग्रोथ प्लान लीजिए, क्योंकि एजेंट की कमीशन होती है अराउंड 1%। अब अगर हम ये 4 फंड्स के क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे दोस्तों, पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लास्ट 10 इयर्स के एवरेज, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के लास्ट 3 इयर्स के। और इसके साथ दोस्तों हमने यूनिक स्टॉक्स और नंबर ऑफ स्टॉक्स भी लिया है। ये हमें थोड़ी सी और फर्दर एनालिसिस करने में हेल्प करेगा दोस्तों। हालांकि इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सबकी एवरेज वैल्यू ली है। एवरेज वैल्यू का मतलब है, अगर मैं मेरे ही टैक्स सेवर फंड की बात करूं तो यहाँ पे 53 स्टॉक्स है दोस्तों। इन 53 स्टॉक्स के इंडिविजुअली हर स्टॉक का जो पीई है, उस पीई का टोटल 53 स्टॉक्स का एक एवरेज वैल्यू निकाला जो हमें 47.03 मिला दोस्तों। सिमिलरली प्राइस टू बुक वैल्यू और बाकी सारे डेटा भी हमने एवरेज वैल्यू उन स्टॉक्स की निकाली है दोस्तों। इस तरीके से अगर हम स्टॉक्स के एवरेज वैल्यू को हम निकालते हैं तो एक फंड का ओवरऑल स्ट्रेटेजी कैसा है, फंड मैनेजर की थिंकिंग कैसी है, वो हमें पता चलती है दोस्तों। इस तरीके से हम इनको एक पॉइंट्स देंगे जहाँ पे सबसे बेस्ड ऑन ईच क्वांटिटेटिव डेटा, बेस्ड ऑन ईच पैरामीटर हम उनको पॉइंट्स देंगे 1 2 3 4 में। और एंड में हम देखेंगे दोस्तों कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन सा फंड के आते हैं और उस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा फंड सबसे अच्छा है दोस्तों। यहाँ पे हमने सारे पैरामीटर्स कंसीडर कर लिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यूएशन, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों। प्राइस टू इक्विटी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस टू इक्विटी रेशियो दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्को का है और सबसे कम यहाँ पे मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का है दोस्तों। तो प्राइस टू इक्विटी दोस्तों जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, वैल्यूएशन सस्ता माना जाता है। तो यहाँ पे मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड को हम 4 पॉइंट्स देंगे और इन्वेस्को को 1 पॉइंट देंगे दोस्तों। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो यहाँ सबसे महंगा हमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी लग रहा है जिसको हम 1 पॉइंट देंगे। और सबसे कम यहाँ पे इन्वेस्को का है 7.26, तो उसको हम 4 पॉइंट्स देंगे दोस्तों।
रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है यहाँ पे। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मुझे कैनरा रोबेको का नजर आ रहा है और सबसे कम इन्वेस्को का नजर आ रहा है। तो कैनरा रोबेको को हम 4 पॉइंट्स देंगे और इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान को हम 1 पॉइंट देंगे दोस्तों। हालांकि मैं फिर से बताऊं, जो मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.71 काफी उम्दा माना जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना स्टिफ और इतना रिगरस हो गया है, इसको हमें 1 पॉइंट ही देना पड़ेगा दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों, अगर ये देखें तो चारों फंड्स के ही काफी अच्छे हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे है, लेकिन क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बेस्ड ऑन डेटा ही देना पड़ेगा, और यहाँ पे सबसे कम पॉइंट्स हम मीराई एसेट टैक्स सेवर फंड को देंगे और सबसे ज्यादा पॉइंट्स दोस्तों हम कैनरा रोबेको को देंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 इयर्स की अगर हम देखें, ये CAGR लेवल पे एनुअल रिटर्न्स है दोस्तों। तो यहाँ पे चारों फंड्स के ही CAGR रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस की सबसे सबसे ज्यादा पॉइंट्स हम एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को देंगे और सबसे कम पॉइंट्स दोस्तों इन्वेस्टो को देंगे। सेल्स ग्रोथ की बात करें लास्ट 3 इयर्स की दोस्तों, तो ये हमें एक बिजनेस साइड के एंगल पे हम जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे अच्छे सेल्स ग्रोथ दोस्तों चारों की अगर हम देखें तो 13% के आसपास ही है दोस्तों। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी पॉइंट्स के हिसाब से अगर हमें देना होगा तो सबसे ज्यादा हम इन्वेस्को को देंगे और सबसे कम पॉइंट्स हम यहाँ पे देंगे केनारा रोबेको को दोस्तों। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा केनारा रोबेको को पॉइंट्स देंगे और सबसे कम पॉइंट्स दोस्तों मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड को देंगे यहाँ पे। यूनिक स्टॉक्स दोस्तों, यूनिक स्टॉक्स यहाँ पे का मतलब है कि ये अगर हम मिरेई टैक्स सेवर फंड की बात करें तो इसके 26 स्टॉक्स ऐसे हैं जो यूनिक है, यानी बाकी 3 फंड्स के पास ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ये 26 स्टॉक्स यहाँ पे यूनिक है मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड के पास। एक्सिस लॉन्ग टर्म के पास 14 स्टॉक्स है, इन्वेस्को टैक्स प्लान के पास, इंडिया टैक्स प्लान के पास 19 स्टॉक्स यूनिक है, और केनारा रोबेको इक्विटी टैक्स प्लान के पास 23 स्टॉक्स है। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं कि 40 to 50% ऑफ द स्टॉक्स यूनिक है दोस्तों। ये दर्शाता है, जैसे मैंने मल्टी कैप फंड का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था दोस्तों, उसमें भी मैंने बताया था कि इस तरीके से अगर हमें दिखता है कि 40% 50% स्टॉक्स यूनिक है, मतलब एक फंड मैनेजर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। ओवर 500 स्टॉक्स होते हैं जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, और उनमें से आइडेंटिफाई पिक एंड चूज करना, और ईएलएसएस में दोस्तों मल्टी कैप के ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट हमें एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना वर्थ है दोस्तों। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा स्टॉक्स जो है 53 मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड के हैं, और सबसे कम दोस्तों एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के हैं। एक एक्सिस के सारे फंड ही दोस्तों सबसे बहुत ही कंसोलिडेटेड रहते हैं, उनकी अप्रोच काफी कंसोलिडेटेड और बहुत ज्यादा वो आरओई और आरओसी फोकस्ड होते हैं। वो फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, और इन्हें थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन देने में दिक्कत नहीं होती, ये इनका स्ट्रेटेजी है दोस्तों। और लास्ट कुछ साल में अगर हम एक्सिस के सारे फंड्स के परफॉर्मेंस देखें तो काफी अच्छे रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी काफी काम कर रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और उनकी ग्रोथ फोकस्ड अप्रोच है उनकी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आफ्टर ऑल सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन से फंड के आए हैं। तो मिरेई एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करें तो उनके टोटल पॉइंट्स हुए हैं 15 पॉइंट्स। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें तो उनके टोटल पॉइंट्स है 18। इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान के फंड के टोटल पॉइंट्स है 17, और कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के टोटल पॉइंट्स है 20। तो दोस्तों देख सकते हैं हम कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड के हैं। हालांकि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान के पॉइंट्स 18 है, वो भी काफी अच्छा फंड है दोस्तों। और अगर हम बाकी दो की भी बात करें तो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है दोस्तों ये परफॉर्मेंस में और बाकी पैरामीटर्स में भी, और इसी वजह से इनके टोटल पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर हम टॉप फंड की बात करें तो कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड यहाँ पे विनर नजर आ रहा है, और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड भी दोस्तों काफी अच्छा पॉइंट्स टोटल अटेन किया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अगर एक फंड जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए एज पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोस्तों, अगर हमें करना चाहिए तो वो कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड है दोस्तों। और अगर आप चाहो तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को भी अपने रडार पे रख सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है इससे। बाई सेल और होल्ड में दोस्तों, बाई की बात ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर साल हमें 1.5 लाख का
टोटल इन्वेस्टमेंट करना होता है जिसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से बाकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उस हिसाब से बाकी अमाउंट अगर ईएलएसएस में करना चाहो तो वो आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मुझे लगता है कि 3 इयर्स तक आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि ईएलएसएस में 3 इयर्स का लॉक इन होता है तो फर्स्ट ईयर का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको आपको फोर्थ ईयर में रिडीम करके इमीडिएटली उसको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि आपका टैक्स बेनिफिट आता रहे। और पैरेलली आपको अगर फर्दर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उसे मल्टी कैप फंड या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या बाकी जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपकी जो भी मेच्योरिटी लेवल है, अगर आप चाहो तो बहुत ज़्यादा सीजनड इन्वेस्टर हो तो डायरेक्ट इक्विटी भी ले सकते हो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का तो म्यूचुअल फंड के बाकी फंड से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट मुझे लगता है एक मल्टी कैप फंड ही होता है जहाँ से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ओवरऑल बाई सेल होल्ड की मेरी स्ट्रेटेजी इसमें ये रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा दोस्तों। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है मुझे। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।